वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम जैव अणु का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गवाएं पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कंसेप्ट स्नैप। देखते हैं जैव अणु आखिर हैं क्या। ये चैप्टर मुख्य रूप से इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि जीवन कैसे बनता है। साधारण शब्दों में कहें तो जैव अणु वो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं जो आपस में मिलकर जीवित प्रणालियों का निर्माण करते हैं और उन्हें चलाते हैं। सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? एक जीवित शरीर पूरी तरह से निर्जीव परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना है और यही इस पूरे चैप्टर का मुख्य आधार है। इस तेज रिवीजन में हम मुख्य रूप से 4 तरह के जैव अणुओं पर फोकस करेंगे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन। आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये चारों ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो है महत्वपूर्ण सूत्र और परिभाषाएं। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट और उसके वर्गीकरण को समझेंगे। रासायनिक रूप से अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। इनका एक सामान्य सूत्र होता है CxH2OY। लेकिन यहाँ एक बात का खास ध्यान रखिएगा, ये सूत्र हर जगह लागू नहीं होता। जैसे एसिटिक अम्ल इस सूत्र में बिल्कुल फिट बैठता है, पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसे एक सामान्य नियम मानकर चलना है, पक्का नियम नहीं। अब जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। पहला है मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज, जो इससे ज्यादा सरल अणुओं में नहीं टूट सकते। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, जैसे सुक्रोज, जो टूटने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां देते हैं। और तीसरा है पॉलीसैकेराइड, जैसे स्टार्च, जो टूटने पर अनगिनत इकाइयां देते हैं। अब परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक देखते हैं। अपचायी और अनअपचायी शर्करा को कैसे पहचानें? बहुत आसान है। अगर एल्डिहाइड या कीटोन जैसे प्रकार्यात्मक समूह मुक्त हैं यानी फ्री हैं, तो वो अपचायी शर्करा है, जैसे माल्टोज। और अगर ये समूह आबंधित हैं यानी बंधे हुए हैं, तो वो अनअपचायी शर्करा होगी, जैसे सुक्रोज। इस कॉन्सेप्ट पर बोर्ड में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे पक्का कर लीजिए। तीसरा भाग है महत्वपूर्ण आरेख और डेटा। यहाँ हम प्रोटीन और अमीनो अम्ल पर चर्चा करेंगे। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और इसे स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। असल में ये अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। एक अमीनो अम्ल के अंदर अमीनो और कार्बोक्सिल दोनों समूह मौजूद होते हैं। और हाँ, ये अमीनो अम्ल आपस में जिस बंध के जरिए जुड़ते हैं ना, उसे पेप्टाइड आबंध कहते हैं। यह परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है। प्राकृतिक अमीनो अम्लों की इस सूची को ध्यान से देखिए। परीक्षा के लिए आपको आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्लों को पहचानना आना ही चाहिए। यहाँ जो स्टार से चिन्हित किए गए हैं वे आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता, इन्हें हमें अपने भोजन से ही प्राप्त करना होता है। अब बात करते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की, जो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स एक दक्षिणावर्ती पेच की तरह कुंडलित संरचना होती है, जिसमें अधिकतम हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जबकि बीटा प्लीटेड संरचना एक मुड़ी हुई चादर के समान होती है। इन दोनों के बीच का अंतर बोर्ड परीक्षा का एक बहुत ही पसंदीदा सवाल है। चौथा भाग है परीक्षा आधारित अनुप्रयोग, जहां हम विटामिन का वर्गीकरण देखेंगे। अगर ये रिवीजन आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है, तो अपना पूरा ध्यान यहीं बनाए रखें, क्योंकि ये हिस्सा परीक्षा में सबसे अधिक अंक दिलाता है। विलेयता यानी घुलने की क्षमता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। पहले हैं वसा में विलेय विटामिन A, D, E और K। ये हमारे यकृत यानी लिवर में संचित रहते हैं। दूसरे हैं जल में विलेय विटामिन, जो हैं B और C। क्योंकि ये जल में घुलनशील हैं, ये मूत्र के साथ आसानी से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए इन्हें हमें अपने रोजमर्रा के आहार में लगातार लेना पड़ता है। यह तालिका आपको सीधे अंक दिलाएगी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन B12 की कमी से प्रोनाशी रक्ताल्पता, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने के समय में वृद्धि हो जाती है। इस तालिका को अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से सीधे सैद्धांतिक प्रश्न बनते हैं। 5वां भाग है पिछले वर्षों के पैटर्न। यहाँ हमारा फोकस होगा न्यूक्लिक अम्ल पर। न्यूक्लिक अम्ल असल में न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड मुख्य रूप से 3 रासायनिक घटकों से मिलकर बनता है। ध्यान दीजिएगा, पहला है पेंटोस शर्करा, दूसरा है फॉस्फोरिक अम्ल और तीसरा है
नाइट्रोजेनिक क्षारक। ये तीनों मिलकर ही न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। डीएनए और आरएनए के बीच का ये अंतर बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है। डीएनए द्विरज्जुक होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और इसके क्षारक हैं ए, टी, जी, सी। इसका मुख्य काम है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। वहीं दूसरी तरफ आरएनए एक रज्जुक होता है, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है और सबसे बड़ा अंतर, इसमें थाइमीन की जगह यूरैसिल होता है। आरएनए का मुख्य काम कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला एमआरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए, दूसरा आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए और तीसरा टीआरएनए यानी अंतरण आरएनए। इन तीनों का एक साथ मिलकर काम करना ही हमारे शरीर में आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करता है। छठा और अंतिम भाग है फाइनल रिकैप, यानी हमारी लास्ट मिनट परीक्षा की तैयारी। तो आज हमने जैव अणु का पूरा रिवीजन बहुत ही कम समय में कर लिया। अंतिम क्षणों की तैयारी के लिए आपको मुख्य रूप से अपचायी और अनपचायी शर्करा के बीच का अंतर, अमीनो अम्लों को जोड़ने वाले पेप्टाइड आबंध, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की तालिका और सबसे महत्वपूर्ण डीएनए और आरएनए की संरचना और उनके क्षारकों के बीच के अंतर को अच्छी तरह से याद रखना है। इस रिवीजन को समाप्त करने से पहले आपके लिए पिछले वर्षों का एक बहुत ही सीधा और अनुप्रयोगात्मक प्रश्न, हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता, जरा इस पर विचार करें। अभी कुछ ही समय पहले हमने जल में विलेयता के आधार पर इसका कारण स्पष्ट किया था। इसका सही उत्तर अपनी स्मृति में पक्का कर लें और परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।